चैप्टर है सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिकरण। देखो, मैं जो पीडीएफ बनाती हूँ ना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी देती हूँ, लेकिन मैसेज आया था किसी का कि पीडीएफ ओपन नहीं होती। तो मैंने इसलिए सारी की सारी पीडीएफ है ना सोशल साइकोलॉजी की, वो मेरे टेलीग्राम के का जो चैनल है उसमें डालती हैं ग्रुप, वहाँ पे सोशल साइकोलॉजी एंड लिटरेचर। उस पीडीएफ का मतलब उस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिकरण। सामाजिकरण का स्वरूप है। नेचर ऑफ सोशलाइजेशन। व्यक्ति सामाजिकरण के माध्यम से सामाजिक प्राणी का रूप ले लेता है। देखो, कोई भी जो इंडिविजुअल है, ह्यूमन बीइंग है कोई भी, वो सोशल साइकोलॉजी ने सोसाइटी का पार्ट कब बनता है? सोशल बीइंग, सामाजिक प्राणी क्या होता है? सोशल बीइंग। कब बनता है वो सोशल बीइंग? पहले जब वो सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है ना, उसको जब कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद वो सोशल बीइंग बन जाता है। कैसे? और सामाजिकरण में 3 प्रक्रम पाए जाते हैं, यानी कि प्रक्रम होता है प्रोसेस। 3 प्रोसेस के थ्रू सोशलाइजेशन कंप्लीट होता है। कौन कौन सा? सबसे पहला क्या है? समाज द्वारा अनुमोदित तरीकों से व्यवहार करना। इसमें क्या होता है? देखो, सोसाइटी के कुछ अपने रूल्स हैं, कुछ तरीके हैं, उनके अकॉर्डिंग जो बिहेव करता है, जो सोसाइटी जिन वेज को बिहेविंग के जिन वेज को अप्रूव करती है वो। सेकंड क्या है? अनुमोदित सामाजिक भूमिकाओं को अदा करना, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे अप्रूव्ड सोशल रोल्स। सोसाइटी के लिए हमारे जो भी रोल बनते हैं ना, हमारी जो भूमिका बनती है उसको अदा करना। थर्ड पॉइंट क्या है? सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट ऑफ सोशल एटीट्यूड्स, ठीक है। जो हमारा बिहेवियर होता है और बिहेवियर के साथ साथ जो हमारा एटीट्यूड होता है बिहेवियर में, वो सोसाइटी के लिए मतलब जो एक सोसाइटी के लिए जो हमारा एटीट्यूड होता है ना, उसमें डेवलपमेंट, इन तीनों प्रोसीजर्स, तीनों स्टेप्स को जब कंप्लीट कर लेते हैं तब कोई भी जो इंडिविजुअल है वो सोशल बीइंग बन जाता है, ठीक है। जिन व्यक्तियों का व्यवहार सामाजिकरण के इन तीनों प्रक्रमों पर सफलता दर्शाता है वे निश्चित समूह के सदस्य बन जाते हैं और वे क्या कहलाते हैं? सामाजिक व्यक्ति, यानी कि सोशल बीइंग्स कहलाते हैं या फिर सोशल इंडिविजुअल्स कहलाते हैं। जिन व्यक्तियों का व्यवहार इन तीनों प्रक्रमों पर सफलता नहीं दर्शाता वो गैर सामाजिक कहलाते हैं। देखो, जो तीनों स्टेप्स पे जो अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं इन तीनों स्टेप्स को, वो तो हो जाते हैं सोशल बीइंग्स, लेकिन जो नहीं कर पाते वो क्या होते हैं? गैर सामाजिक। और गैर सामाजिक व्यक्ति जो होते हैं उनके वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? असामाजिक व्यक्ति और समाज विरोधी व्यक्ति। असामाजिक व्यक्ति कौन सा होता है? जो अनसोशल होता है। और समाज विरोधी कौन सा होता है? जो एंटी सोशल होता है, ठीक है। ये 2 टाइप के व्यक्ति होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं। अब देखो, असामाजिक व्यक्ति कौन होता है? असामाजिक व्यक्ति इस बात से अनभिज्ञ होता है, इग्नोरेंट, यानी कि जिसको पता ही ना हो। असामाजिक व्यक्ति इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि सामाजिक समूह उनसे क्या प्रत्याशा करता है, यानी कि सोसाइटी के उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। इसी वजह से वे सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार नहीं कर पाते और इसी कारण उन्हें समूह द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता और उन्हें अकेले रहना पड़ता है। मतलब क्या कि जो सोसाइटी हम सब से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करती है कि हम जो सोशल लाइफ है उसको भी सारे स्टेप्स को अच्छे तरीके से कंप्लीट करें, सोशलाइज्ड हों, लेकिन जिन व्यक्तियों को ये पता ही नहीं होता कि सोसाइटी उनसे एक्सपेक्ट क्या करती है, क्या एक्सपेक्टेशन होती है सोसाइटी की उनसे, तो वो होते हैं अनसोशल और वो अकेले ही रहते हैं। समाज विरोधी व्यक्ति ये सेकंड है जो एंटी सोशल है। एंटी सोशल कौन होते हैं? समाज विरोधी व्यक्ति कौन होते हैं? समाज विरोधी व्यक्ति ये तो जानते हैं कि सामाजिक समूह उनसे क्या प्रत्याशा करता है, इनकी उन्हें ये पता होता है कि सोसाइटी उनसे क्या एक्सपेक्ट करती है, क्या चाहती है, लेकिन वे सब कुछ जानते हुए भी सामाजिक समूह के मानकों के विरुद्ध व्यवहार करते हैं। मानक होता है नॉर्म्स, ठीक है।
देखो, अगर हमें ये पता हो कि सामने वाला हमसे क्या चाहता है, लेकिन और फिर भी वो ना करे, तो इसका मतलब क्या है कि हमें पता तो है। अगर सोसाइटी, हमें ये पता है कि हमसे सोसाइटी चाहती क्या है, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आगे है समाजीकरण एक जटिल संप्रदाय है, यानी कि जो सोशलाइजेशन है वो एक कॉन्फ्लिक्ट कंसेप्ट है, कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है। इस संप्रदाय का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में किया जाता है। मानव शास्त्री इसमें संस्कृति के संप्रेषण पर बल देते हैं, यानी कि मानव शास्त्री होता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इसमें संस्कृति होता है कल्चर, संप्रेषण होता है कम्युनिकेशन। जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो तो इसमें किस पे ज़्यादा फोर्स करते हैं, किस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, कल्चर पे। व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिक यानी कि पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आवेग नियंत्रण पर बल देते हैं। आवेग नियंत्रण क्या होता है, इम्पल्स कंट्रोल। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, समाजशास्त्री। समाजशास्त्री होते हैं सोशोलॉजिस्ट, वो भूमिका सीखने यानी कि रोल लर्निंग पर ज़्यादा बल देते हैं। और जो सोशोलॉजिस्ट होते हैं और क्या करते हैं वो कि जो सोशल साइकोलॉजी है इसमें किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, मूल्यों के सीखने पर, यानी कि लर्निंग ऑफ वैल्यूज़ पर ज़्यादा बल दिया जाता है। अब देखो सोशलाइजेशन की दो डेफिनेशन, देखो डेफिनेशन मैं हमेशा ना इंग्लिश में इसलिए लिखती हूँ क्योंकि एटलीस्ट हमें डेफिनेशन तो इंग्लिश में याद होनी चाहिए, और सारा बेशक हम हिंदी में करते हैं। और मेन चीज़ क्या है कि देखो हमें साथ में क्या होता है, हमें हिंदी में तो पता है, लेकिन जो वर्ड्स हैं हमें एटलीस्ट हमें सेंटेंस बनाना आए या ना आए, लेकिन ये तो पता है कि नहीं इस वर्ड को इंग्लिश में बोलते क्या हैं। और वैसे भी कुछ वर्ड हिंदी के ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने के बाद ये लगता है कि इंग्लिश के वर्ड्स इजी हैं। अकॉर्डिंग टू शेनबर्ग एंड क्या है ये स्नोडेस्का 1976 क्या डेफिनेशन दी थी इन्होंने कि सोशलाइजेशन रेफर्स टू द डेवलपमेंट differentiation occurring in the individual as a result of the way that person is treated by the representative of the society into which he is born। देखो कोई भी इंडिविजुअल है वो कितना सोशलाइज्ड है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके आसपास कल्चर कैसा, जिस माहौल में वो उसका जन्म हुआ है, वो बड़ा हुआ है, वहाँ पे कल्चर क्या है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग किसी भी इंडिविजुअल का, ये लगा लो या बच्चे का डेवलपमेंट होता है। अकॉर्डिंग टू वर्चल एंड कूपर 1979 इन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी, द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन लर्न्स और repertoire of socially important behaviors is known as socialization। हम जो भी बिहेवियर करते हैं ना और उनको स्टोर करके रखते हैं और फिर वो हमारे लाइफ टाइम काम आते रहते हैं, तो वो क्या होता है सोशलाइजेशन, यानी कि एक ऐसा जीने का तरीका सिखाता है हमें सोशलाइजेशन सोशल लाइफ में, यानी कि सोसाइटी में हमें किस तरह से रहना है, कैसे बिहेव करना है। ये एक बच्चा ना छोटा सा होता तभी से सीखना स्टार्ट कर देता है और लाइफ टाइम तक ये चीज़ें सीखता ही रहता है और ये लाइफ टाइम तक फिर उसको काम भी आती रहती हैं। जो एक यूजुअली जो डेफिनेशन दी गई है वो क्या है, मेरे को सबसे अच्छी डेफिनेशन यही लगती है, मतलब ईजी लगती है ये, और कुछ ऐसा भी नहीं है इसमें कि जो डिफ़िकल्ट लगे। मेरे हिसाब से कोई भी याद कर सकता है इसको, अगर नहीं होते तो बता देना, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दूँगी इनको। सोशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस वेयर बाय एन इंडिविजुअल एक्वायर्स स्किल्स, नॉलेज, वैल्यूज़, इनोवेटिव्स एंड रोल्स appropriate to his position in a group और society। इस डेफिनेशन में क्या बोला है कि देखो कोई भी इंडिविजुअल है वो एक ग्रुप या सोसाइटी में अपनी पोजीशन के लिए जो स्किल्स हैं, नॉलेज है, वैल्यूज़ हैं, इनोवेटिव्स हैं, उसका जो रोल है, ये सारी की सारी चीज़ें अपने मतलब खुद को इम्प्रूव करने के लिए करता है। सोसाइटी में जहाँ पे वो बैठता है, लोग हैं वहाँ पे, या फिर किसी ग्रुप में बैठता है, वहाँ पे अपनी नॉलेज, स्किल, वैल्यू, इनोवेटिव रोल,
इन सारी चीज़ों को या फिर अपनी पोजीशन को होल्ड मतलब ऐसा क्या मतलब बरकरार रखने के लिए जो चीज़ें करता है। अब देखो, जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि सोशलाइजेशन के नेचर की, तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर देना हमें मतलब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके हमें आंसर्स पता होने चाहिए। देखो फर्स्ट क्या है इसमें, सामाजिक सीखना व सामाजिकरण यानी कि सोशल लर्निंग और सोशलाइजेशन। सामाजिकरण में सामाजिक सीखने की अपरिहार्यता भूमिका होती है। अपरिहार्य का मतलब होता है अनअवॉइडेबल, जिसको अवॉइड किया नहीं जा सकता। सोशलाइजेशन के लिए है जो सोशल लर्निंग एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सीखना यानी कि लर्निंग सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सामाजिक सीखने का विशिष्ट प्रारूप है, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइप लगा लो इसको है, या प्रारूप होता है, फॉर्म, टाइप नहीं, फॉर्म, स्पेसिफिक फॉर्म है। सामाजिक सीखने का संबंध वातावरण में सामाजिक तत्वों से होता है। देखो सोशल लर्निंग का जो मतलब है वो क्या होता है, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके रिलेशन में जो सोशल एलिमेंट्स होते हैं ना उनसे होता है। अन्य व्यक्ति, समूह, सांस्कृतिक संस्था ही सामाजिक तत्व होते हैं। और यहाँ पे जो सामाजिक तत्वों की बात करी गई है ना, कि हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है और उस एनवायरनमेंट में जो सोशल एलिमेंट्स है, वो सोशल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कोई इंडिविजुअल हो गया, ग्रुप हो गया, कल्चर हो गई, कोई भी ट्रस्ट संस्था, ये कुछ भी होता है, तो ये होते हैं सोशल एलिमेंट्स। सामाजिक पुनर्बलन समाज के महत्वपूर्ण साक्ष्यों द्वारा प्रदान किया जाता है। पुनर्बलन होता है रिइंफोर्समेंट। सोशल इन्फोर्समेंट जो होता है ना, वो सोसाइटी के कुछ जो इम्पोर्टेंट मतलब ये लगा लो कि सेलिब्रिटीज़ वगैरह हो गए जैसे, या कोई भी रोल मॉडल हो गया, वो उनके द्वारा प्रदान किया जाता है। इसमें सोशल जो क्या बोला इसमें, साक्ष्य कौन कौन हो सकता है, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मतलब जो हमारे लिए रोल मॉडल का काम करता हो। इसमें सेकंड पॉइंट है समाजीकरण का एक अनुकूलक प्रक्रम के रूप में, यानी कि सोशलाइजेशन एज अ अडप्टिव प्रोसेस। समाजीकरण एक ऐसा प्रक्रम है, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति, कोई भी जो इंडिविजुअल है, वो अपने सोसाइटी के मूल्य होता है, वैल्यूज, विश्वास, जो बिलीव्स होते हैं, जो मानक नॉर्म्स होते हैं के साथ अनुकूल होना चाहता है, यानी कि उनके साथ एडजस्ट करना चाहता है, उनके अकॉर्डिंग चलना चाहता है। ये बात किसने बोली थी, इंक्लॉस 1969 ने। थर्ड पॉइंट क्या है, समाजीकरण व्यक्ति के विकास के रूप में, सोशलाइजेशन एज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक अंतर्क्रिया के फलस्वरूप व्यक्ति की सामाजिक अभिवृत्तियों, आत्मसंप्रत्यय या पहचान इत्यादि का विकास। कोई भी व्यक्ति जो होता है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक इंटरेक्शन करता है, और उस इंटरेक्शन के फलस्वरूप जो व्यक्ति है उसकी सोशल एटीट्यूड, सेल्फ कंसेप्ट होता है, जो सेल्फ आइडेंटिटी होती है, उन सब को डेवलप करता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, आंतरिक व बाह्य नियंत्रण, इंटरनल और एक्सटर्नल कंट्रोल जो होते हैं। समाजीकरण नामक प्रक्रम के माध्यम से एक व्यक्ति, सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसके माध्यम से कोई भी जो इंडिविजुअल है वो बाह्य नियंत्रण के स्थान पर आंतरिक नियंत्रण विकसित करने लगता है। देखो कई बार तो हम ये दिखाते हैं, मतलब जो एक्सटर्नली चीज़ दिखाते हैं कि मैं तो इतना शांत रहता हूँ, मेरे को गुस्सा नहीं आता ये, लेकिन कई बार क्या होता है कि सोसाइटी में इतना ज़्यादा शो ऑफ करते ना, इंडिविजुअल्स खुद अपने अंदर ये चीज़ मानने लग जाता है, यानी कि वो उसके लिए इंटरनल हो जाती है। समाजीकरण के माध्यम से आत्मनियंत्रण के अंश दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है निरंतर प्रक्रम, यानी कि कंटिन्यूस प्रोसेस। समाजीकरण एक निरंतर प्रक्रम है, यानी कि एक कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है, ये नहीं कि कभी रुक जाता है कि मैंने 4-5 साल के लिए या फिर ज़्यादा टाइम के लिए कुछ मतलब लिमिटेड टाइम के लिए इस प्रोसेस को किया, ऐसा कुछ नहीं होता, ये लाइफ टाइम चलता रहता है। समाज मनोविज्ञान में कार्यरत शोधकर्ताओं का मानना है कि यह जीवन पर्यंत चलने वाला प्रोसेस है, कि जो सोशल साइकोलॉजिस्ट है वो क्या मानते हैं कि जो सोशलाइजेशन है वो लाइफ टाइम चलने वाला प्रोसेस है। आगे है समाजीकरण के प्रक्रम, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। समाजीकरण एक दीर्घकालीन प्रक्रम है, यानी कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस है।
इस प्रक्रम में मानव में मूल्यों का विकास होता है, यानी कि जो कोई भी इंडिविजुअल है उसकी जो वैल्यूज़ हैं उनमें डेवलपमेंट होता है। अनेक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार लोगों के मूल्य विभिन्न प्रकार से विशिष्ट प्रारूप अर्जित करते हैं। हार्लो था, उसने अपनी बुक लर्निंग टू लव में बताया, उसने अपना जो एक्सपेरिमेंट करा था वो बंदरों पे किया था, यानी कि बंदरों के अंदर जो इमोशंस होते हैं ना, इमोशंस जो रिस्पॉन्स होते हैं, इमोशनल रिस्पॉन्स होते हैं, उन पे करा था कि कैसे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हर्ले ने बुक लिखी थी लर्निंग टू लव। वैसे ये अगर आप ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आप नेट की प्रिपरेशन करते हैं साथ में तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि किसने कौन सी बुक लिखी थी और उसमें क्या बोला था। तो हार्ले ने जो 4 इमोशनल रिस्पॉन्सेस थे वो बताए हैं। कौन कौन से? मैटरनल लव, पीयर लव, हेट्रोसेक्सुअल लव और पैटर्नल लव। देखो, जब बच्चा छोटा होता है ना तो वो मैटरनल लव यानी कि माता का प्यार, जो माँ उसे प्यार करती है। पीयर लव जैसे वो मतलब होमोसेक्सुअल लव होता है ना, जैसे लड़का है तो लड़कों में बैठने लगता है थोड़ी सी एज का, मतलब थोड़ा बड़ा होने के बाद। हेट्रोसेक्सुअल लव जब वो दूसरे जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। पैटर्नल लव जब वो पिता की तरफ अपना अट्रैक्शन दिखाने लगते हैं। मीकनर एट ऑल 1986 ने सोशल साइकोलॉजी बुक लिखी थी और उसमें सोशलाइजेशन के प्रोसेस के बारे में बताया था। सबसे पहले उसने कौन सा पॉइंट डिस्क्राइब करा है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, यानी कि प्रेक्षणात्मक सीखना। प्रेक्षणात्मक सीखना, देखो यहाँ पे भी देख लो, ऑब्जर्वेशन जो वर्ड है वो इजी और प्रेक्षण है जो वो वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, इसलिए बोल रही थी मैं कि जहाँ तक पॉसिबल हो इंग्लिश के वर्ड भी यूज़ किया करो। प्रेक्षणात्मक सीखना एक ऐसे प्रकार का सीखना होता है जिसमें व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभिव्यक्त व्यवहार तथा इस अभिव्यक्त व्यवहार के फलस्वरूप उसे मिलने वाले परिणामों के प्रेक्षण के आधार पर व्यवहार को अर्जित करता है। देखो इसमें क्या बताया कि जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है ना, प्रेक्षणात्मक सीखना है, वो एक ऐसे प्रकार की लर्निंग है जिसमें व्यक्ति अन्य व्यक्ति द्वारा अभिव्यक्त व्यवहार, देखो अगर सामने वाला जो बिहेव करता है और मैं उसको सीखूं और उस सीखे हुए बिहेवियर का जो रिज़ल्ट है वो देखूं कि कैसा रिजल्ट आ रहा है, और उसको फिर अगर मेरे को पॉजिटिव लगे, मेरे को अच्छा लगे, तो मैं अपने बिहेवियर में उसको इंक्लूड करूं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का एक जो सिंपल सा प्रोसीजर होता है, मतलब क्या मतलब होता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का, कि जब ऑब्जर्व करके यानी कि सामने वाले को देख कर जब हम कुछ सीखते हैं तो वो होता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। अब आप अपनी लैंग्वेज में इसको कितना भी ईजी बना के लिख लो, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का जो सिंपल सा मीनिंग होता है वो क्या होता है? जब हम किसी को ऑब्जर्व करके कोई चीज़ लर्न करते हैं, ये होता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। बेंड्यूर 1965 ने अपने अध्ययनों में इस बात की पुष्टि करी थी कि बच्चा उन व्यवहारों को जल्द अर्जित करता है जिन्हें अभिव्यक्त करने पर मॉडल पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त करता है। देखो, बच्चा छोटा होता है और अगर वो कोई भी गलत काम करता है तो हम उसको बोलते हैं कि एक बार फिर से करके दिखा, एक बार फिर से करके दिखा। तो यानी कि हम उसका जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है ना, उसमें शुरुआत से ही गड़बड़ी करते चलते हैं और हम बाद में बोलते हैं कि बड़ा होने के बाद ये इतना बदतमीज़ है, ये तो ऐसे करता है, तो वैसे करता है। लेकिन उसमें उस बच्चे की कोई गलती नहीं होती, क्योंकि उसकी परवरिश ही ऐसे करी जाती है। उसके जो जब बच्चा छोटा होता है ना, तो उसके रोल मॉडल जो होते हैं वो उसके पेरेंट्स होते हैं और वो उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करते हैं, यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है बच्चे को उससे, तो वो उन चीज़ों को अपने बिहेवियर में इंक्लूड कर लेता है। आगे है नैमेतिक सीखना, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग। हम सरलता का लाभ उठाते हुए कह सकते हैं, यानी कि हम इजी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि एक ऐसी लर्निंग होती है जिसके अंतर्गत व्यक्ति व्यवहार को उन पुनर्बलों यानी कि रेनफोर्समेंट के आधार पर अर्जित करता है जिन्हें वह अपने बिहेवियर के फलस्वरूप प्राप्त करता है। देखो, बच्चा छोटा होता है, अगर वो थप्पड़ मारता है ना तो उसको बोलते बेटा एक बार फिर मार, एक बार फिर मार, यानी कि हम उसको पॉजिटिवली रेनफोर्समेंट देते हैं, पॉजिटिव अपना जो है वो रेनफोर्समेंट देते हैं, इसलिए वो बच्चे को ये लगता है कि ये करना ठीक है। ये होता है इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, जो वो अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग जो उसको रेनफोर्समेंट मिलता है उसकी बात करी जाती है इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग में। इसमें 3 पॉइंट है, क्या क्या? शेपिंग होता है आकारीकरण। आकारीकरण एक ऐसा सीखना होता है, यानी कि एक ऐसी लर्निंग होती है जिसमें एजेंट शुरू में व्यक्ति की उस किसी भी अनुक्रिया को
रिनफोर्स करता है जो वांछनीय बिहेवियर से मिलती जुलती है, लेकिन बाद में सीखने वाले के व्यवहार तथा वांछनीय अनुक्रिया में उत्तरोत्तर अधिक समानता होने पर ही प्राणी को रिस्पॉन्स रेनफोर्समेंट प्रदान किया जाता है। और जो ये चीज़ देखो, इसको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। जो शेपिंग है वो एक अंतःक्रियात्मक प्रोसेस है। अंतःक्रियात्मक यानी कि इंटरैक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि इसमें एजेंट और चाइल्ड दोनों एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, अंतर्क्रिया करते हैं। इसमें क्या है, शेपिंग आकारीकरण में क्या है कि देखो, एजेंट है जो कोई भी मतलब एक तो ये हो गया कि ये इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें जो एजेंट है और जो चाइल्ड है वो फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं। जब बच्चा देखो, कई बार बच्चा छोटा बच्चा होता है, वो स्कूल जाता है, हम उसको अगर वो अच्छे से उसकी राइटिंग अच्छी है फिर कुछ भी हम उसको बोलते हैं कि वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। स्टार्टिंग में तो बच्चे को हम ऐसी सारी चीज़ें बोलते रहते हैं, लेकिन जब वो चीज़ें रेगुलरली हमारे रूटीन में इंक्लूड होने लगती है तब हम उसको डेली ये वर्ड नहीं बोलते कि बेटा वेरी गुड वेरी गुड। हम उसको फिर वेरी गुड तब बोलते हैं जब वो उससे ज़्यादा अच्छा कुछ करता है, यानी कि आकारीकरण उसका शेपिंग हो गई है, क्योंकि हम उसको कोई चीज़ चल रही है नॉर्मली, और नॉर्मली चलते चलते हम उसको अगर वो चीज़ रूटीन में हो गई, अगर वो उसकी अच्छी हो जाती है तो हम उसको उस पर ध्यान देना छोड़ देते हैं। फिर हम उस पर ध्यान कब देते हैं कि जब वो चीज़ हाई लेवल पर जाती है, फिर हम उसको रेनफोर्समेंट देते हैं। ठीक है, फिर आगे बताया गया कि रेनफोर्समेंट। स्किनर 1953 ने प्राथमिक पुनर्बलन और गौण पुनर्बलन यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी रेनफोर्समेंट के बीच में डिफरेंस बताया था। सामाजिक अनुमोदन एक सामान्यीकृत गौण पुनर्बलन होता है। सामाजिक अनुमोदन होता है अप्रूवल, यानी कि सोशली जो अप्रूवल बिहेवियर होता है। रेनफोर्समेंट, जो ये रेनफोर्समेंट है ये बोला गया है नहीं, जो सोशल अप्रूवल बिहेवियर जो होता है वो क्या होता है, वो सेकेंडरी टाइप का रेनफोर्समेंट होता है, क्योंकि बच्चे ये सीख जाते हैं कि माता पिता द्वारा अनुमोदन जैविक आवश्यकताओं से सहचारित होता है। अगला पॉइंट है पनिशमेंट। जब कोई विशिष्ट अनुक्रिया करने पर प्राणी को विकर्षणात्मक उद्दीपक दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को दंड का नाम दिया जाता है, यानी कि पनिशमेंट कहा जाता है। जब कोई इंसान डिज़ायरेबल बिहेवियर नहीं करता ना, कि जिससे जो उम्मीद करी जाती है वो नहीं करता या कुछ गलत करता है, तब हम उसे पनिश करते हैं, पनिशमेंट देते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें डायरेक्टली क्या बोला गया है कि विशिष्ट अनुक्रिया करने पर कोई स्पेसिफिक जो रिस्पॉन्स वो देता है, और कौन सा रिस्पॉन्स देता है, विकर्षणात्मक उद्दीपक दिया जाता है, यानी कि टोटली अपोजिट जब वो रिस्पॉन्स देता है जो उसे नहीं करना चाहिए, तब क्या दिया जाता है, पनिशमेंट। ठीक है, आगे थर्ड पॉइंट है आंतरीकरण, यानी कि इंटरनलाइजेशन। आंतरीकरण एक ऐसा प्रक्रम है जिसके अंतर्गत व्यक्ति उन व्यवहार मापदंडों को आंतरिक बना लेता है जो शुरू में बाह्य होते हैं। ये देखो, कई स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब हम सोसाइटी में इंटरेक्ट करने लगते हैं तो हम सिर्फ दिखावे के लिए कुछ चीज़ें करते हैं, लेकिन बाद में वो चीज़ें हमारे अंदर आ जाती हैं, यानी कि हमारी हैबिट बन जाती हैं। फिर वो ये व्यवहार मापदंड आंतरिक बनकर व्यक्ति के व्यवहार के लिए गाइड की भूमिका अदा करते हैं। फिर वो किसी भी इंडिविजुअल मतलब उसी इंडिविजुअल को गाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। आंतरिकरण एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जिसमें बाह्य नियंत्रण के स्थान पर आंतरिक नियंत्रण या आत्मनियंत्रण का विकास होता है। जब यह विकसित हो जाता है तो व्यक्ति इस बात को कोई महत्व नहीं देता कि उसे व्यवहार करते हुए कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, या उसे अपने बिहेवियर में कोई चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो जो बिहेवियर कर रहा है उसको उसके लिए रेनफोर्समेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, फिर उसे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो चीज़ें उसकी हैबिट्स बन जाती हैं, वो फिर उनको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। फोर्थ पॉइंट है तदांतीकरण, आइडेंटिफिकेशन। फ्रॉइड ने समाजीकरण के तादात्म्य व अंतर्क्षेपण क्रियातंत्रों के महत्व की ओर संकेत किया है। ये जो अंतर्प्रेक्षण जो होती है, ये क्या होती है, ये होती हैं
क्या था, इंस्टिक्चुअल अर्जेस जो हमारी होती हैं उनको बोलते हैं अंतःक्षेपण क्रियातंत्र। देखो, जो इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, कोई भी इंडिविजुअल है और सोसाइटी है, उसके बीच में सिर्फ एक ही तरह का रिलेशन होता है। कौन सा? एनिमी रिलेशनशिप। एक व्यक्ति अपने मानसिक अर्थव्यवस्था को बरकरार रखने के लिए समाज के साथ साथ तदंत यानी कि आइडेंटिफिकेशन करता है। वह सामाजिक सीखने यानी कि सोशल लर्निंग के माध्यम से समाज के एजेंट का रूप ले लेता है। देखो, जब स्टार्टिंग में अगर हम किसी को, सोसाइटी को छोड़ो, अगर हम बच्चे को भी अगर पढ़ने के लिए बोलते हैं ना स्टार्टिंग में, तो भी उसको अच्छा नहीं लगता कि मेरे को पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, जो मैं काम करना नहीं चाहता मेरे को वो करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन फिर तो बात, बड़े होने के बाद तो बात आती है सोसाइटी के ऊपर। तो सोसाइटी के लिए सोशलाइज्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इंसान क्या करता है कि खुद को डिप्रेशन से बचाने के लिए या फिर खुद को सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, सेल्फ कंट्रोल के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए वो आइडेंटिफिकेशन कर लेता है उन चीज़ों के साथ। ठीक है। 5th पॉइंट है सजेशन, सुझाव। संप्रेषण होता है कम्युनिकेशन। सुझाव संप्रेषण का एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक या अधिक संख्या में व्यक्ति अन्य एक या अधिक संख्याओं में व्यक्तियों के, देखो इसमें क्या बोला है कि एक सिंगल इंडिविजुअल है, ठीक है, कोई एक सिंगल इंडिविजुअल है, उसके सामने इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल और इंडिविजुअल टू ग्रुप, या फिर ग्रुप टू इंडिविजुअल और ग्रुप टू ग्रुप। ठीक है, ऐसे बोला गया है। व्यक्ति निर्णय, मत, अभिवृत्ति, व्यवहार, किसी का भी जो डिसीजन होते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उनका एटीट्यूड होता है, उनका बिहेवियर होता है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनके पैटर्न को चेंज करने की कोशिश करते हैं। जो सुझाव ग्रहण करता होता है यानी कि जो सजेशंस को लेने वाला होता है, वो जो सजेशन देता है उसकी जो सजेशन है ना, मतलब ओवरऑल क्या बोलना चाह रही हूँ मैं कि जो सजेशन है ना वो इजीली ले लिए जाते हैं कि किसी ने सजेशन दिया, किसी ने कोई सुझाव दिया, ठीक है तूने सुझाव दिया इसके लिए थैंक यू। सुझाव तो हम ले लेते हैं, लेकिन हम उस पर कितना क्या सोचते हैं उससे रिलेटेड, या फिर उस क्या डिसाइड करते हैं, ये चीज़ें हमारा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से चलती हैं। सुझाव देने वाला सिर्फ सुझाव दे सकता है, लेने वाला ले सकता है, लेकिन वो सुझाव को मानता है या नहीं मानता है तो कितनी टेंडेंसी में मानता है, ये सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंड करता है। जो सुझाव होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। सुझाव ग्रहणकर्ता की बुद्धि, आयु, लिंग, व्यक्तित्व, मानसिक स्थिति, शैक्षिक स्तर, अज्ञानता इत्यादि उस द्वारा सुझाव ग्रहणकर्ता को प्रभावित करते हैं। देखो, जो सुझाव देने वाले ने तो दे दिया, जो सुझाव लेने वाला है ना, वो सुझाव पर कितना सोचता है, क्या डिसाइड करता है, सही गलत की पहचान करता है, वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था, इस बात को डिसाइड करता है। ये किस पे डिपेंड करता है कि जिसने सुझाव लिया है उसकी बुद्धि यानी कि उसका इंटेलिजेंस लेवल क्या है, उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, पर्सनैलिटी कैसी है, उसका मेंटल स्टेटस कैसा है, उसका जो एजुकेशनल स्टेटस है वो क्या है, उसको नॉलेज कितनी है, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं उसके लिए डिसीजन लेने के लिए। ऐसे ही सुझाव देने वाले व्यक्ति की प्रतिष्ठा, विश्वासपूर्ण आवाज़, विशेषज्ञता, अनुभव इत्यादि सुझाव प्रक्रम को प्रभावित करते हैं। सुझाव लेने वाले की क्वालिटीज़ तो हमने बता दी कि उसमें क्या क्या होना चाहिए। अब बात है देने वाले की, तो देने वाले में क्या है कि वो जो इंसान सुझाव दे रहा है उसकी प्रतिष्ठा क्या है, यानी कि उसका पोस्ट क्या है, कितनी विश्वासपूर्ण, यानी कि वो कितने पोटेंशियल के साथ बोल रहा है, कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है, वो स्पेशलाइज्ड किस चीज़ में है, उसका एक्सपीरियंस कितना, ये सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट होती हैं सुझाव देने वाले के लिए। इस प्रकार समय समय पर सुझाव देकर बालक को या व्यक्ति को समाज के मूल्यों और अभिव्यक्तियों को सिखाया जा सकता है। यानी कि कोई छोटा बच्चा है या कोई भी इंडिविजुअल है, उसको सोसाइटी से रिलेटेड जो वैल्यूज़ हैं, जो एटीट्यूड हैं, ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम, जैसे फ़ोन का अपडेट करना ज़रूरी होता है ना, ऐसे इंसान का भी अपडेट करना ज़रूरी होता है। एक बहुत नॉर्मल सी यूजुअली जो बोली जाती है वो क्या सुनने में सबको आती होगी है, तो कि टाइम किसी का वेट नहीं करता, तुम टाइम के साथ बदल जाओ, वरना टाइम तुम्हें ऐसा बदल देगा कि तुम किसी के साथ नहीं चल पाओगे।
ठीक है। तो टाइम के साथ हमेशा अपडेट होते रहना चाहिए। यही बात है कि सोसाइटी के साथ हमेशा अपडेट होते रहना चाहिए, और अगर ज़रूरत है तो सोसाइटी में चेंज भी लाने चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि सोसाइटी के अगेंस्ट जाकर ले जाए, नहीं, सोसाइटी को साथ लेके चलो, सोसाइटी को भी चेंज करो, उनकी मेंटेलिटी को चेंज करो। नेक्स्ट पॉइंट है अनुकरण, यानी कि इमिटेशन। इमिटेशन अनुकरण होता है किसी दूसरे को कॉपी करना। दूसरों के कार्यों व व्यवहार को जानबूझकर अपनाने की कोशिश जो करते हैं वो करते हैं, क्या होता है, अनुकरण। ये मिड 1950 ने बोला था। यह ऐसा प्रक्रम है जो व्यक्ति के चेतन स्तर पर होता है, यानी कि कॉन्शियस लेवल पे प्रोसेस होता है ये इमिटेशन वाला। इसमें अनुकरणकर्ता मॉडल के व्यवहारों को जानबूझकर अपनाता है। वह मॉडल के समान व्यवहार करने के लिए उसकी नकल करता है। अगर किसी का कोई एक्टर फेवरेट है तो वो उसको कॉपी करने की कोशिश करता है, उसकी जो हैबिट्स हैं उनको कॉपी करने की कोशिश करता है, उसके जैसा हेयर स्टाइल, उसके जैसे चलने की कोशिश करता है, उसके जैसे कपड़े पहनने की कोशिश करता है। इसे क्या बोलते हैं, इमिटेशन, यानी कि अनुकरण करना, किसी की नकल करना। सहानुभूति और तदानुभूति, सिंपैथी एम्पैथी मैंने आपको बता दिए थे, इसलिए मैंने इनके नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, मैंने पहले डिस्क्राइब कर रखी हैं। अगर आपको नहीं जाना तो वैसे बता देती हूँ मैं। देखो सिंपैथी क्या होता है, पेन को भी क्या हो गया, सिंपैथी क्या होता है, जब हम किसी के साथ इमोशनली अटैच होते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि इसके साथ तो बहुत गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया और हम उसको बोलते हैं कि ओहो बड़ा बुरा हुआ, इसके साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत ज़्यादा चोट लग गई। एम्पैथी क्या है, एम्पैथी वो होती है जब हम खुद को उसी की सिचुएशन में रख कर देखते हैं, अगर इसकी जगह मैं होता, मेरे साथ ये हो जाता, या फिर मेरी फैमिली में ऐसे मिस हैपनिंग हो जाती, ऐसा कुछ जब हम सोचते हैं। सिंपैथी एक नॉर्मल फीलिंग है, अफेक्शन है एक टाइप का, कि मतलब ये कि सिंपैथी किसी के लिए हम सहानुभूति दिखाते हैं कि वो हो तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है, ऐसे मतलब दिल से किसी के लिए ये फील करना कि इसके साथ गलत हुआ है। तदानुभूति होती है कि हम खुद को ही उसी की सिचुएशन में रख कर देखें। ठीक है, ये डिफरेंस होता है सिंपैथी और एम्पैथी, सहानुभूति और तदानुभूति के बीच में। अब आगे है सामाजिकरण की एजेंसी, यानी कि एजेंसीज या फिर एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। देखो इस तरीके से नोट्स मैंने इसलिए बनाए क्योंकि आपको ये एक दो लाइन में खुद डिस्क्राइब करने पड़ेंगे। जैसे सोशलाइजेशन में सबसे पहली चीज़ क्या होती है, फैमिली। जब बच्चा जन्म लेता है हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे का जन्म होता है किसी भी फैमिली में, ठीक है, जन्म हो गया तो सबसे पहले बच्चा सोशलाइज्ड होना कहाँ से शुरू करेगा। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, माता पिता के व्यवहारों की विमाएं। देखो टेबल दिख रही है आपको, इसमें ये है डायमेंशंस ऑफ पैटर्नल बिहेवियर, कि जो पेरेंट्स हैं उनका बिहेवियर कैसा है। डिमांडिंग है, कंट्रोलिंग है, यानी कि वो बच्चों से कुछ डिमांड करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उन्हें हमेशा, या फिर इसके अपोजिट क्या है, अनडिमांडिंग है या अनकंट्रोलिंग है। सेकंड पॉइंट है वार्म, एक्सेप्टिंग एंड चाइल्ड सेंटर्ड, यानी कि वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनका मेन पॉइंट जो फोकस होता है वो सिर्फ अपने बच्चे पर होता है। और इसके साथ क्या है, इसका अपोजिट क्या है, रिजेक्शन, वो बच्चों को रिजेक्ट करते रहते हैं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या है, माता पिता की शैलियाँ। इसमें देखो अब टेबल दिख रही है आपको, ऐसे दिखाती हूँ मैं। देखो इसमें पैटर्नल स्टाइल में क्या है, पेरेंट्स किस परमिसिव पेरेंट्स होते हैं। परमिसिव पेरेंट्स कौन से होते हैं, जो जिनमें बच्चे से डिमांड कम करते हैं, यानी कि और कंट्रोल कम होता है बच्चों पर उनका, क्योंकि वो सिर्फ बच्चे को प्यार ज़्यादा करते हैं। ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं उनका जो सेंटर होता है वो क्या होता है, चाइल्ड सेंटर्ड होते हैं, यानी कि उनका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ अपने बच्चे से होता है कि दुनिया जाओ बाहर में, हमें सिर्फ अपने बच्चे से मतलब है। और वो हाई ऑन वार्मथ, यानी कि उनमें प्यार, वो अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार शो करते हैं। सेकंड टाइप के पेरेंट्स होते हैं अथॉरिटेरियन पेरेंट्स। ये इनके अपने बच्चों से डिमांड बहुत ज़्यादा होती है कि मेरा बच्चा ये करे, ऐसे करे, वैसे करे। ये होता है पेरेंट्स सेंटर्ड,
यानी कि यहाँ पे माता पिता हैं जो वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि हम ये चाहते हैं तो हमारा बच्चा यही करे। लो ऑन वार्मथ, यानी कि वो अपने बच्चे से प्यार कम जताते हैं। थर्ड पॉइंट है अथॉरिटेटिव पेरेंट्स कौन से होते हैं। मॉडरेट सी डिमांड होती हैं कि हाँ हम चाहते हैं हमारा बच्चा कुछ करे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम उसको ज़्यादा फोर्स करें। मॉडरेट से होते हैं और ये बच्चों पे कंट्रोल भी इनका मॉडरेट सा होता है। और ये चाइल्ड सेंटर्ड होते हैं, यानी कि ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ करके दिखाएं सोसाइटी में ऐसा कुछ। लेकिन ये नहीं है कि बच्चे के पीछे ही पड़े रहें कि तेरे को करना है तू ऐसे कर वैसे कर। नहीं, वो चाहते हैं कि उनका बच्चा करे, लेकिन उनको ज़्यादा फोर्स तो नहीं करते और वो अपने बच्चों पर प्यार ज़्यादा दिखाते हैं। नेग्लेक्टफुल और अनअवॉइडेबल क्या है कि लो ऑन कंट्रोल, ऐसे पेरेंट्स का बच्चे पर कंट्रोल लो होता है और ये पेरेंट सेंटर्ड होते हैं। ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और ये बच्चों से प्यार बिल्कुल भी नहीं करते, बहुत ही ज़्यादा कम करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है संप्रेषण। संप्रेषण में देखो कम्युनिकेशन टाइप और यूज़ ऑफ रीजनिंग एंड एक्सप्लेनेशन। दो टाइप की होती हैं स्ट्रेटजीज। कौन कौन सी? इंडक्शन स्ट्रेटजीज, इसमें जो रीजनिंग और एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होती है, यानी कि किसी भी बात को ज़्यादा जब एक्सप्लेन करते हैं हम कि रीज़न देते हैं बात के। अगर पेरेंट्स बोल दे कि बच्चे तेरे को ये करना है, तो वो पेरेंट्स इसके साथ साथ ये भी बताएं कि तेरे को ऐसा क्यों करना है, ऐसे मतलब चीज़ को पूरा खोल के बताए, हम इसलिए चाहते हैं कि तू ये करे। सेकेंड है पावर अजर्शन स्ट्रेटजीज। इसमें एक्सप्लेनेशन और रीजनिंग लो होती है। ये सिर्फ ये बताते हैं, इस टाइप के जो पेरेंट्स होते हैं, कि तेरे को ये करना है तो मतलब करना है, बात ख़त्म। ठीक है, अब देखो फोर्थ टाइप क्या होती है? परिवार का आकार। जिस परिवार में बच्चे का जन्म होता है ना, और वहाँ पे उस बच्चे की परवरिश की जाती है, डिपेंड करता है कि उस परिवार का साइज़ क्या है, यानी कि वो न्यूक्लियर फैमिली है, जॉइंट फैमिली है। इस बात का इफ़ेक्ट बच्चे पर बहुत ज़्यादा पड़ता है उसके सोशलाइज्ड होने में। अगर परिवार में सिर्फ एक बच्चा है तो वो ज़्यादा प्यार करेंगे उसको, और वो बच्चा सेल्फ कॉन्फिडेंट इतना ज़्यादा नहीं होता, उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता अपने ऊपर ज़्यादा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है? माता पिता के मॉडल। इसमें क्या है कि माता पिता का व्यक्तित्व बच्चों के सामाजिकरण को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। जो माता पिता सामाजिक मानकों के अनुरूप व्यवहार पैटर्न अभिव्यक्त करते हैं, उनके बच्चे भी वांछनीय व्यवहार पैटर्न प्रदर्शित करते हैं। यानी कि माता पिता जैसा करते हैं बच्चे वैसा ही सीखते हैं। अगर माँ बाप आपस में लड़ाई करते हैं तो बच्चे भी लड़ना सीख जाते हैं। अगर बच्चे पेरेंट्स जो उसके अच्छे तरीके से रहते हैं तो बच्चे भी ऐसे ही रहते हैं। माता पिता के बीच संबंध, माता पिता के बीच में जैसे संबंध होगा ना, बच्चे सिर्फ उससे वही सीखेंगे। और कुछ पेरेंट्स तो देखो ऐसे होते हैं कि सिर्फ अपने बच्चे के लिए ये रहता है कि मेरे बच्चे पे मेरा पूरा ध्यान होना चाहिए, वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, मतलब अपने बच्चे की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ होते हैं कि कहीं जा कुछ भी कर, हमें कोई मतलब नहीं है, बस मेरी जान ना खा। अगला टाइप है जन्म कर्म, यानी कि बच्चे का जो जन्म है वो फैमिली में कौन से नंबर पर आता है, वो सबसे बड़ा बच्चा है, सबसे छोटा है, या बीच वाला है। इस चीज़ का भी उसके सोशलाइज्ड होने पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। जो फर्स्ट बोर्न चाइल्ड होता है ना, यानी कि सबसे बड़ा बच्चा होता है, वो अपने माता पिता से सपोर्ट और मतलब ये होना सहारा लेना, उनका कंट्रोल जो होता है वो पहले बच्चे में ज़्यादा रहता है। उनका जो अफेक्शन होता है पेरेंट्स का वो पहले बच्चे में, सबसे बड़े बच्चे में ज़्यादा होता है। और एक्सपेक्टेशन भी बड़े बच्चे से ज़्यादा करते हैं पेरेंट्स। आगे है परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर, यानी कि SES, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। अगर देखो परिवार में जो बच्चे हैं, अगर उनकी जो रिक्वायरमेंट हैं, जो उनकी नीड है, अगर उनके पेरेंट्स फुलफ़िल कर पा रहे हैं तो वो बच्चे हैं जो, अगर उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो अच्छे तरीके से है और बच्चे पढ़ना चाहते हैं, वो पेरेंट्स उनको जहाँ पे वो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वहाँ भेज सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं उन चीज़ों को, तो बच्चे खुश रहते हैं, वो ज़्यादा सोशलाइज होते हैं। लेकिन अगर वो नहीं भेज पाते तो बच्चे इन भावना का शिकार हो जाते हैं। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों की नीड्स को कंप्लीट नहीं कर पाते, फुलफ़िल नहीं कर पाते, तो बच्चे उस चीज़
में मतलब हीन भावना का शिकार होने लगते हैं। अगला पॉइंट है परिवार का प्रकार। फैमिली किस टाइप की, यानी कि फैमिली जॉइंट है, न्यूक्लियर है, इस बात का भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है सोशलाइजेशन पे। अगर जॉइंट फैमिली से बच्चा बिलोंग करता है ना तो उसको एडजस्ट करना आता है, लेकिन अगर बच्चा न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करता है तो उस बच्चे में एडजस्टमेंट नहीं होते, वो एडजस्ट करने में बहुत डिफ़िकल्टीज़ को फेस करता है, क्योंकि उसने लाइफ में कभी डिफ़िकल्टीज़ फेस करी नहीं होती, एडजस्टमेंट किया ही नहीं होता। फर्स्ट पॉइंट था फैमिली। फैमिली के बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो जाता है स्कूल और कॉलेज। स्कूल जाता है फिर कॉलेज जाता है। स्कूल में क्या है, स्कूल कॉलेज में क्या है कि विद्यालय का विशिष्ट वातावरण, जिस स्कूल में बच्चा पढ़ने जा रहा है वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, इसमें सबसे एनवायरनमेंट कैसा है, इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, निरंकुशवादी वातावरण। इसमें देखो निरंकुशवादी वातावरण में क्या होता है, जिसमें टीचर बच्चों की बिल्कुल भी नहीं सुनता, उसने सिर्फ जो करना है वो करना, जो पढ़ाना है पढ़ा दिया, और बच्चे चाहे कुछ भी कहते रहे। इनफैक्ट बच्चे बोल भी नहीं पाते उन टीचर्स के आगे तो। फिर अब प्रजातांत्रिक वातावरण का मतलब क्या है कि मतलब टीचर कोई मतलब नहीं होता कि उसकी क्लास में क्या चल रहा है, बच्चे कुछ भी करते रहे, वो लड़ाई करते रहे, वो पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, वो फेल हो रहे हैं पास हो रहे हैं, वो होमवर्क करके लाते हैं या नहीं, इन सब चीज़ों से टीचर्स को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्वतंत्रता का वातावरण। स्वतंत्रता के वातावरण में क्या होता है कि देखो कुछ एक बच्चे क्लास में बच्चे होते हैं, कुछ एक बच्चों ने एक ग्रुप बना लिया, कुछ एक ने एक ग्रुप बना लिया, ये सारी चीज़ें होती हैं और ये सोशलाइजेशन को नेगेटिवली इफेक्ट करती हैं। क्यों करती हैं, क्योंकि बच्चा वहाँ से खुद को अलग करना सीखता है, यानी कि सोसाइटी में एडजस्ट करना नहीं सीखता, वो वहाँ से ये सीखता है कि अगर मेरी इनके साथ नहीं बनती तो मैं अपने अलग बना लूँगा ग्रुप, यानी कि वो वहाँ से सोचता है कि मैं अपनी सोसाइटी भी अलग बना लूँगा, लेकिन सोसाइटी में ऐसा नहीं होता। सेकेंड पॉइंट क्या है, अध्यापक विद्यार्थी संबंध, टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में रिलेशन कैसा है। अगर टीचर बच्चों पर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बाउंडेशन लगाता है, तुम्हें ये नहीं करना वो नहीं करना, अगर ऐसा करता है या बच्चों को दबा कर रखता है तो बच्चे जो अच्छी तरह से सोशलाइज्ड नहीं हो पाएंगे। और अगर टीचर बिल्कुल ये ध्यान नहीं देता कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ भी करते रहो कोई मतलब ही नहीं होता, तो वो बच्चे भी अनसोशलाइज्ड रहेंगे। लेकिन जो टीचर्स और बच्चों के बीच में रिलेशनशिप होता है उसमें क्या है कि जो बच्चे हैं और जो टीचर्स हैं उनके बीच में अच्छा रिलेशनशिप है। जो टीचर है वो बच्चों की बात सुनता है और जो बच्चे हैं वो टीचर की बात सुनते हैं और समझते भी हैं, तो वो रिलेशनशिप सबसे अच्छा होता है और वो बच्चे हैं जो वो अच्छी तरह से सोशलाइज होते हैं। फिर बात करते हैं, थर्ड पॉइंट आता है विद्यालय का आकार। जिस स्कूल में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं उसका साइज़ क्या है, यानी कि इकोनॉमिकली, कल्चरली, जो पॉलिटिकल वे में है, वो ओवरऑल जो चीज़ें होती हैं वो स्कूल का साइज़ कैसा है। फिर बात करते हैं क्लास का साइज़ कैसा है, श्रेणी होती है क्लास। एक विद्यार्थी जिस श्रेणी में पढ़ता है या जिस क्लास में पढ़ता है, विद्यार्थियों को कुल संख्या भी उस सामाजिकरण को प्रभावित करती है। अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो सोशलाइज्ड बच्चे कम होंगे, लेकिन अगर बच्चे कम हैं तो क्या होगा कि टीचर उन सभी बच्चों पर ध्यान दे पाएगा और वो अच्छे तरीके से सोशलाइज्ड बच्चे होंगे। फिफ्थ पॉइंट क्या है, सहपाठियों का प्रभाव। जब बच्चा क्लास में पढ़ता है तो उसके जो क्लासमेट है वो कैसे हैं, इस बात का इफ़ेक्ट भी बच्चे पर और उसके सोशलाइजेशन पर पड़ता है। अगर बच्चे के जो फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, अगर उसके साथ वाले जो बच्चे होते हैं, उसके क्लासमेट जो होते हैं, वो लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, चोरी करते हैं, बड़ों से अच्छे तरीके से बात नहीं करते, टीचर्स की इंसल्ट करते हैं, तो बच्चा भी वही सब सीखेगा और सोशलाइजेशन में उसके इफ़ेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इफ़ेक्ट। 6 पॉइंट है पाठ्यक्रम का प्रभाव। बच्चे का सिलेबस क्या है, ये बात भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है सोशलाइजेशन के लिए। अगर बच्चे को पॉजिटिव चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे कि कुछ जो स्कॉलर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ाया जाता है, महाभारत रामायण में कुछ जो पॉजिटिविटी, जो जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं वो सिखाई जाती हैं, तो बच्चा अच्छी तरीके से सोशलाइज होता है। और अगर ऐसा नहीं है तो बच्चा अनसोशलाइज होता है या फिर एंटी सोशल बिहेवियर शो करने लग जाता है बड़ा होने के बाद। थर्ड पॉइंट है पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप में सबसे पहले क्या है कि समायोजन। हम जात यानी कि हम जात समूह बच्चों व बालकों को ये सिखाते हैं कि उन्हें अपनी आयु के बच्चों में किस तरीके से रहना चाहिए और कैसे उनके साथ बिहेव करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है तार्किक आत्मा व वांछनीय मूल्यों का
विकास। यानी इसमें क्या है कि हम जात समूह अपने सदस्यों में रैशनल जो कॉन्शियसनेस होती है, यानी कि तार्किकात्मा जो होती है, और वांछनीय मूल्य यानी कि जो डिज़ायरेबल वैल्यूज़ को डेवलप करने लगते हैं अगर वो अच्छे तरीके से रहते हैं तो। थर्ड पॉइंट है सामाजिक अभिवृत्ति विकास। सदस्य अपने हमजात समूह में अनुभवों में उचित सामाजिक अभिवृत्ति यानी कि सोशल एटीट्यूड को सीखते हैं। वे इन अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं कि अन्य व्यक्ति जो हैं उनमें किन व्यक्तियों को पसंद करना चाहिए और उन्हें कैसे पसंद करना चाहिए, और जो सामाजिक जीवन है और जो ग्रुप की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको एंजॉय कैसे किया जाता है। अगला पॉइंट है संवेगात्मक संतुष्टि व व्यक्तित्व स्वतंत्रता। हमजात समूह अपने सदस्यों को अन्य सदस्यों से मित्रता से प्राप्त इमोशनल सेटिस्फैक्शन के अवसर प्रदान करते हैं, जिससे वो जो पर्सनल इंडिपेंडेंस का अनुभव उठा सकते हैं या फिर आनंद उठा सकते हैं। अगला है सुरक्षा की भावना। जो बच्चे होते हैं ना वो एक दूसरे अगर वो फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट हैं या कुछ भी हैं, और अगर वो एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं तो वो फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी भी फील करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें नेबरहुड। नेबरहुड में क्या है कि जहाँ पे हम रहते हैं ना, हमारे आसपास का जो हमारे पड़ोसी हैं वो कैसे हैं, वो सोशलाइज्ड हैं या नहीं, वो एंटी सोशल बिहेवियर शो करते हैं या अनसोशल, वो कैसे हैं। सबसे पहले पॉइंट में क्या है कि पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों का शैक्षणिक स्तर क्या है, यानी कि जो हमारे आसपास में रहते हैं जो लोग वो पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, वो एजुकेटेड हैं, नॉन एजुकेटेड हैं, उनके परिवार में जो लड़की हैं उनकी लड़कियां हैं उनके एजुकेशन से रिलेटेड ध्यान दिया जाता है या नहीं दिया जाता। फिर जो हमारे आस पड़ोस में जो रहते हैं उनका सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया क्या है, वो अच्छे तरीके से उनका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है या नहीं है, सोशल स्टेटस अच्छा है या नहीं है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना उनके लिए जो उनके पड़ोस में रहते हैं वो एक मॉडल की तरह काम करते हैं। अगर वो नेगेटिव पर्सन्स हैं यानी कि वो गाली गलौज करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, अनएजुकेटेड हैं या फिर ऐसे ही बदतमीज़ी करते रहते हैं तो बच्चे का उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है और वो बच्चा ऐसे ही बिहेवियर शो करने लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस यानी कि राजनीतिक संस्थाएं। राजनीतिक संस्थाएं व्यक्ति के सामाजिकरण को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती हैं। विभिन्न राष्ट्रों में राजनीतिक संस्थाएं शिक्षा प्रणाली के माध्यम से अपने देश के व्यक्तियों में विभिन्न आदर्श विकसित करती है, यानी कि सारा का सारा जो बेस होता है वो एजुकेशन से रिलेटेड होता है। इसमें क्या है कि हमारे नेशन का आकार क्या है, जिस देश में हम रहते हैं वो कितना बड़ा है। जैसे एक गवर्नमेंट, जैसे अब किसी की सरकार है वो पैसे लेकर काम करवाती है, लेकिन जो अगली सरकार आएगी वो पैसे लेके काम नहीं करवाएगी, या फिर अगले अब वाली पैसे लेके नहीं करवाती लेकिन अगले वाली करवाएगी। यानी कि पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं या फिर जो पॉलिटिक्स में होते हैं बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन, उनके इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनके कॉलेज यूनिवर्सिटीज वो बना लेते हैं अपने पैसे को, अपनी ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए। ऐसी कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। 6th पॉइंट है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। धर्म एक प्रकार का बंधन होता है। सामाजिक मानकों या विधानों के साथ यह अपना घनिष्ठ संबंध बनाए रखता है। जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध और भी बहुत सारे धर्म हैं। इनके सब के अपने अपने प्रिंसिपल्स होते हैं। मुस्लिम धर्म वाले जो लोग होते हैं उनमें जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी परवरिश अलग तरीके से करी जाती है। हिंदू धर्म में होता है उसकी परवरिश अलग तरीके से की जाती है। मुस्लिम अपने बच्चों को सोशलाइजेशन के लिए कुछ सिखाते हैं, हिंदू कुछ सिखाते हैं, जैन कुछ सिखाते हैं, बौद्ध कुछ सिखाते हैं। मतलब सब जितने ज़्यादा धर्म हैं, जितने ज़्यादा रिलीजन हैं वो अपने अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग अपने बच्चों को सोशलाइजेशन सिखाते हैं। आगे बात करते हैं कल्चर की। कल्चर क्या है कि जिस कल्चर में कोई रहता है ना इंसान, जहाँ हम रहते हैं वहाँ का कल्चर क्या है, क्या संस्कृति है वहाँ की, इस बात का भी बच्चे के डेवलपमेंट पे और सोशलाइजेशन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि बच्चा हमारे आसपास जो सीखता है यानी कि जो कल्चर है, जो चीज़ें सीखता है उन्हीं के अकॉर्डिंग तो वो बिहेव करेगा ना, और जैसे वो बिहेव करेगा
वो उसकी हैबिट बन जाएंगी, हैबिट उसके सोशलाइजेशन, वो फिर सोशलाइज्ड जो हो रहा है फिर उसके वो सोशल बीइंग बनेगा या नहीं उस बात पे डिपेंड करते हैं। फिर आगे है जनसंचार के माध्यम, मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। हम टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, फ़ोन चलाते हैं, मूवी देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, सीरियल देखते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। और हम उनमें से क्या सीखते हैं कि हमें दिखाया क्या जा रहा है वो भी एक किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो बच्चा सीखेगा वही तो उसके बिहेवियर में दिखेगा ना। फिर आगे है जाति व वर्ग, यानी कि कास्ट और क्लास। हम किस कास्ट से रिलेटेड हैं और किस क्लास में हैं, यानी कि लोअर क्लास से हैं, हाई क्लास से हैं या मिडिल क्लास से हैं। हाई क्लास वाले जो होते हैं उनके नॉर्म्स अलग होते हैं, वो सिर्फ शो ऑफ में ज़्यादा बिलीव करते हैं। मिडिल क्लास फैमिली वाला जो इंसान होता है वो नॉर्मली सिर्फ अपने ये सोचता है कि हाँ मेरी लाइफ ठीक ठाक चलती रहे, किसी तरह के हमें प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो हमारी लाइफ में। और जो लो क्लास वाले होते हैं उनको क्या होता है कि बस जितना है हमारे पास उसमें चल रहा है, जैसे काम चल रहा है, उन्हें ये तो थोड़ी ना होता है कि हमें ये सेव करके रखना है, ऐसा कुछ नहीं होता उनमें। इनकी ओवरऑल क्या बात कर रहे थे कि हम कि जितनी भी एजेंसीज है वो विभिन्न स्तरों के अनुसार विभक्त कर सकते हैं, परिवार, पड़ोस, स्कूल, जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मीडिया है, इन सब का ये जो सारी चीज़ें हैं ये सेकेंडरी लेवल पे आती हैं। और इन्हीं की वजह से कोई भी बच्चा सोशलाइज्ड होता है, यानी कि इंसान को ओवरऑल कोई भी इंडिविजुअल है ना, बच्चे को सोशलाइज करने के लिए ज़रूरी है कि हम उसकी परवरिश है जो वो स्टार्टिंग से ही अच्छी करें, उसको अच्छे बुरे का फ़र्क समझाएं और कभी भी उनको बच्चे को उस चीज़ के लिए इन्फोर्समेंट ना दें जो वो गलत करता है। गलत के लिए पनिशमेंट देनी चाहिए, क्योंकि बच्चा बड़ा होकर इस सोसाइटी का बीइंग बनेगा, यानी कि वो सोशल बीइंग बनने वाला है। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। PDF का जो लिंक है या फिर टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।